हाय गाइस, वेलकम टू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन, मून और इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो एज यू नो दैट देर आर वेरियस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। हम देख सकते हैं बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। सो दे आर बिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। मतलब ये हीरे के तरह चमकते हैं आसमान के अंदर। ओके, ये हम रात में देख सकते हैं। सो वी कैन सी द फुल मून और पूर्णिमा व्हेन द मून इज इन फुल शेप। ओके, सो पूर्णिमा जैसे हम कहते हैं जब हमें पूरा मून दिखता है, और इट इज़ सीन वंस इन अ मंथ्स टाइम, मतलब एक महीने में एक ही बार दिखता है हमें। और जब ये फुल मून दिखेगा उसके 2 हफ्ते बाद में, अ फोर्टनाइट लेटर, वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। दैट इज कॉल्ड एज न्यू मून और अमावस्या। मतलब अमावस्या की रात में अंधेरा रहेगा क्योंकि हम चांद बिल्कुल नहीं देख सकते। ओके, सो अब हम जानते हैं कि वाई कांट वी सी द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे। मतलब हम दिन में जो चमकीले ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर जो हम रात में देख सकते हैं वो दिन में क्यों नहीं देख सकते। तो उसका एक रीज़न है कि सन की जो रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये सब ऑब्जेक्ट्स छुप जाते हैं। ओके, सो इट इज़ बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो अभी हम जानेंगे व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है स्पेस के अंदर, सो उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे सन, मून, प्लैनेट्स, दे आर हेवनली बॉडीज़ प्रेजेंट इन स्पेस, सो दे आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, तो इस सेलेस्टियल बॉडीज़ में सन, मून के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कॉमेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, और ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं। ओके, सो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर नेचुरली अकरिंग फिजिकल एंटिटीज इन स्पेस। मतलब ये नेचुरली अकरिंग है, ये हम आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते सेलेस्टियल बॉडीज़ को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, व्हाट इज़ अ स्टार। ओके, तो स्टार का जैसे हमने जाना कि ये भी एक हेवनली बॉडी है। द स्टार इज ऑल्सो अ हेवनली बॉडी एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट पोजेसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट दैट इट इमिट्स इन लार्ज अमाउंट। मतलब ये जो स्टार है ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, और लेकिन उसका सोर्स ऑफ लाइट खुद ही रहेगा, सोर्स ऑफ हीट खुद ही रहेगा। मतलब इसके पास हीट और लाइट अपनी खुद की है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल है द सन इज अ स्टार। हम जानते हैं सूरज एक स्टार है जिसकी खुद अपनी हीट है, खुद अपनी लाइट है। ओके, अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टलेशन। ओके, सो हम स्काई के अंदर रात में आसमान के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। जो तारे हैं उसके कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं। ओके, हर बार हमें पैटर्न्स नहीं दिखेंगे लेकिन कई कई जगह पे हमें पैटर्न्स दिख सकेंगे स्टार्स के। ओके, सो व्हेन वी लुक इन द नाइट स्काई वी कैन सी वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स बहुत सारे पैटर्न्स बनाएंगे जिसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है सप्त ऋषि। ओके, तो सप्त को जब हम ब्रेक करेंगे तो सप्त मीन 7, ऋषि मीन सेजेस। ओके, सो इट रेफर्स टू 7 सेजेस। सो सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, सो ये 7 ऑफ स्टार्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं और इसे एक कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ओके, सो इसी पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल है सप्तऋषि बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इन अ पैटर्न। ओके, सो द सप्तऋषि जो एक कॉन्स्टलेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। मतलब ये सप्तऋषि जो पैटर्न बनाता है स्टार का वो कॉन्स्टलेशन है और इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ बिगर कॉन्स्टलेशन। तो सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ बिगर कॉन्स्टलेशन दैट इज कॉल्ड एज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं। ओके, सो उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। ओके, मतलब जब स्काई के अंदर हम देखते हैं तो उसमें तीसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर जिसका पार्ट है सप्तऋषि। ओके, एंड दिस उर्सा मेजर इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। मतलब जब हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखते हैं तो उर्सा मेजर इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन दैट वी कैन सी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोल स्टार के बारे में जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ओके, सो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ सम स्टार्स। मतलब पुराने ज़माने में और अभी भी जो कुछ पुराने लोग हैं वो डायरेक्शन ऑफ स्टार से जानते थे कि किसी एरिया का लाइक डायरेक्शन क्या है। मतलब अगर उन्हें दिशा नहीं पता है तो स्टार्स के मदद से पता लगाते थे। वन सच स्टार इज पोल स्टार। पोल स्टार की मदद से भी बहुत सारे लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे, क्योंकि पोल स्टार जो है इसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो अगर किसी को पोल स्टार पता है कि ये पोल स्टार है, ये ध्रुव तारा है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसकी मदद से वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शंस का पता लगा सकता है। ओके, सो इस वजह से कुछ स्टार्स मदद करते थे जिसका एक एग्जांपल है पोल स्टार। सो अ पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। इसी वजह से मदद करता है। ऐसा कोई स्टार नहीं है कि बार बार पोजीशन बदलेगा और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। इसी वजह से पोल स्टार मदद करता था लोगों को डायरेक्शन पता करने में, और जिसकी मदद से वो बाकी डायरेक्शंस पता लगा सकते थे। ओके, सो अभी हम जानेंगे कि पोल स्टार को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि पोल स्टार किधर है तो आसमान के अंदर कैसे लोकेट कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को, व्हेन वी लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, मतलब हमें 7 स्टार्स का एक कॉन्स्टलेशन दिखेगा, एक ग्रुप पैटर्न दिखेगा 7 स्टार्स का। तो अगर आप उन सब स्टार्स से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे उन पॉइंटर स्टार्स से,
तो इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स, तो अगर उसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ या आगे की तरफ तो हम पोल स्टार की तरफ वो पॉइंट करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टार पोल स्टार है। अगर हम सप्तऋषि के कॉन्स्टलेशन के 7 स्टार्स का पैटर्न हम अगर ढूंढ पाएँ तो उससे अगर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे इमेजिनरी लाइन तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि जो सबसे चमकदार तारा होगा ना वही पोल स्टार होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। बहुत चमकता है, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, पोल स्टार बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। बाकी के अपने जो अगल बगल के उसके जो स्टार्स आप देखेंगे पोल स्टार के वो कम चमकेंगे, लेकिन पोल स्टार बहुत ज़्यादा चमकेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं और इस डायग्राम से भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं पोल स्टार क्या है, नॉर्थ स्टार क्या है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ प्लैनेट। तो जैसे हम जाना कि सेलेस्टियल बॉडीज जो हेवनली बॉडीज होती हैं उसमें प्लैनेट भी एक एग्जाम्पल है, प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन प्लैनेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती। जैसे हमने पिछले कुछ टाइम पहले पढ़ा कि जो स्टार होता है उसकी खुद की हीट और लाइट होती है, लाइट और हीट का सोर्स वो खुद होता है। लेकिन प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं है। प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी है जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स की लाइट और हीट पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, सो दे आर लिड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। Such heavenly bodies are called as planets। मतलब planet is a celestial body that does not have its own heat and light। So planet derive हुआ है ग्रीक वर्ड से planetai, जिसका मतलब है wanderers, मतलब जो हमेशा घूमते रहते हैं। ओके, तो planet भी घूमता रहता है। जैसे कि हम अपने पृथ्वी का एग्जांपल देखें, the earth is also a planet and it does not have its own heat and light, क्योंकि ये अपनी हीट और लाइट के लिए डिपेंड करता है सन पे। ओके, तो सन इज अ स्टार और प्लैनेट इस पे डिपेंड करता है, जिसे हमने पहले पढ़ा कुछ टाइम पहले कि प्लैनेट डिपेंड्स ऑन स्टार। तो उसी का एक एग्जांपल है कि हमारा अर्थ डिपेंड करता है सन पे, जो कि एक स्टार है हीट और लाइट के लिए। ओके, तो अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का और सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। ओके, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब मून अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, सो द मून इज अ सेलेस्टियल बॉडी, एक हेवनली बॉडी है मून, और इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मतलब मून की खुद की लाइट नहीं है, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है और सन से वो रोशनी लेता है, इसी वजह से वो चमकता है। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि हमने बात किया। एंड द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज सैटेलाइट इज अ लाइक बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जिसका एग्जाम्पल है मून। ओके, सो सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव देयर ओन मून्स। कुछ प्लैनेट्स हैं जिसके खुद के अपने मून्स होते हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जिसके मून्स हैं ही नहीं। ओके, अभी हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम के बारे में और बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसे हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो द सन, मून एंड द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम के अंदर एक तो सन है सेंटर के अंदर, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, और प्लैनेट्स के कुछ मून्स हैं। ओके, और उसी सोलर सिस्टम में कुछ रॉकी बॉडीज हैं जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स। तो इन सबको मिला करके सोलर सिस्टम बनता है। ओके, सोलर सन की फैमिली बनती है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ओके, सो द वर्ड सोल इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी, जिसमें हम सन गॉड को कहते हैं। ओके, तो सोल मीन्स सन गॉड रोमन माइथोलॉजी में। ओके, एंड सोलर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द सन, इसी वजह से इसका नाम पड़ा सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम में जो सन है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, वही सभी प्लैनेट्स को एक तरीके से जिंदगी प्रदान करता है। प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो सोलर सिस्टम का एक तरीके से सोल जो है उसकी आत्मा है सोलर सिस्टम का सन। ओके, सूरज। अभी हम जानेंगे कि सन के बारे में, जो कि सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। तो एज वी नो दैट द सन इज अ स्टार, उसकी खुद की अपनी हीट है, खुद की अपनी लाइट है। ओके, तो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है सन, और इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज एंड इट इज़ ह्यूज। तो मतलब सन एक ह्यूज बॉडी है, उसकी खुद की हीट और लाइट है और वो गैसेज से बना है, और सन की पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करती है प्लैनेट्स को अपने प्लेस में होल्ड करने के लिए। ओके, सो द पुलिंग फोर्स ऑफ द सन होल्ड्स द प्लैनेट्स इन स्पेस। ओके, एंड इन प्लेस। ओके, तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने बात किया, सोलर सिस्टम की आत्मा है सूरज, एंड इट हैज ट्रेमेंडस हीट, बट दैट हीट इज नॉट फेल्ट बाय अस। मतलब हम सूरज की रोशनी और उस सूरज की गर्मी महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन सन बहुत बड़ी बॉडी है, फिर भी हम उतना ज़्यादा गर्मी हमें नहीं होती है, क्योंकि सन की इतनी ज़्यादा हीट और लाइट है कि हम पिघल सकते हैं। लेकिन हम पिघलते क्यों नहीं, हम बहुत ज़्यादा हीट क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि जो सन है और अर्थ का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। ओके, इट इज़ बिकॉज द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, दैट इज वाई वी कैन नॉट फील सो मच हीट फ्रॉम द सन। ओके, अदरवाइज द सन इज वेरी हॉट। सो अभी हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स जैसे हम जानते हैं, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरस। वंडरस मतलब जो घूमते रहते हैं। तो जो प्लैनेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स
पहले 9 हुआ करते थे, वो भी वंडरर्स में घूमते रहते हैं सन के अराउंड। तो जो 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। एक और प्लैनेट था जिसका नाम है प्लूटो, लेकिन अब 2006 अगस्त में उसे डीक्लासिफाई कर दिया गया। अब वो प्लैनेट नहीं है, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि वो बहुत सोलर सिस्टम के अपने ऑर्बिट से बहुत दूर भाग गया था। इस वजह से उसको अभी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से हटा दिया गया है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ओके, so all the planets in the solar system move around in fixed path around the sun and that fixed path is called as orbit। मतलब ऑर्बिट जब भी आप बोलेंगे कि ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ, ओके, ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, सो इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स में अपने अर्थ के बारे में। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और हमारा अर्थ है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, सो इट बल्जेस एट द सेंटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब जो अर्थ का जो शेप है वो अंडाकार शेप है, बिकॉज इट बल्जेस एट द सेंटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब पोल्स में जो नॉर्थ पोल और साउथ में है वहां पे जो अर्थ को देखेंगे तो एक फ्लैट आपको दिखेगा, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। ओके, एंड इट इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब जो प्लैनेट्स की नजदीकियां हैं सन से, उसमें पहले तो सबसे नजदीक है प्लैनेट जो अर्थ के सन के, वो है मरकरी, उसके बाद में वीनस, और जो तीसरे नंबर पे जो सन के करीब है वो अर्थ है। ओके, सो अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ सपोर्ट्स लाइट, जो हमारी पृथ्वी है हैबिटेबल प्लैनेट है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हमारे अर्थ पे या पृथ्वी पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके के गैसेज हैं, और वाटर है जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो ये सब सर्वाइवल के एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, और एज वी नो दैट द अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब अर्थ का 70% पानी से भरा हुआ है। इसी वजह से जब आप स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो एक ब्लूइश दिखेगा, ब्लूइश प्लैनेट। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे मून के बारे में। सो द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 डायमीटर है मून का। मतलब मून बहुत छोटा है, 1/4 है अर्थ का। ओके, सो द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फॉर लाइफ। जैसे कि हमें पता है मून पे कंडीशन ऑफ लाइफ नहीं है, उसकी खुद की सोर्स ऑफ हीट और लाइट नहीं है। मून पे एयर नहीं, इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ वाटर नहीं है। एंड इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ। मतलब मून अर्थ के करीब है, इसी वजह से बड़ा दिखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अभी सैटेलाइट ऐसी बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी, दैट मूव्स अराउंड प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स डू अराउंड द सन। मतलब मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी सेलेस्टियल हेवनली बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड घूमती रहती है, और प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ओके, इसी प्रकार जो सैटेलाइट होती है प्लैनेट्स के अराउंड घूमती रहती है, जिसका एग्जांपल है हमारा मून। ओके, चांद। ओके, सो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। ओके, सो जो मून है अपने लाइक एक्सिस पे भी मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है, स्पिन करता रहता है, और अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता रहता है। ओके, सो मून के 2 मूवमेंट्स हैं। जैसे अर्थ के 2 मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, उसी तरीके से मून के भी 2 मूवमेंट्स हैं। ओके, सो एक रोटेशन जो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता रहता है मून, और जो एक है रेवोल्यूशन जो मून अर्थ के अराउंड मून करता रहता है। ओके, सो उसमें 27 दिन लगते हैं। मतलब 27 दिन लगते हैं मून को अपने एक्सिस पे भी घूमने के लिए, और 27 ही दिन लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ओके, दिस इज वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। मतलब हम हमेशा मून का एक ही तरफ देख पाते हैं, जिसे हम नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं, और जिस पार्ट को हम मून को नहीं देख सकते उसे फार साइड कहते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि मून सेम समय लेता है रोटेशन के लिए और रेवोल्यूशन के लिए। मतलब 27 दिन का समय लगेगा मून को अपने एक्सिस पे भी घूमने के लिए, और 27 दिन का ही समय लगेगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। इसी वजह से हम केवल मून का एक तरफ देख पाते हैं, दूसरा तरफ नहीं देख पाते हैं। और मून अर्थ से बहुत नज़दीक है, मतलब 384 किलोमीटर दूर ही है मून अर्थ से। इसी वजह से हमें बड़ा दिखता है सूरज के मुकाबले। ओके, इसी वजह से मून हमें बड़ा साइज में दिखता है, क्योंकि नज़दीक है अर्थ के। अभी हम जानेंगे अगला सेलेस्टियल बॉडी, जिसका नाम है एस्टेरॉइड। तो अभी हम एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड, कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एस्टेरॉइड क्या होता है। सो एस्टेरॉइड एक पथरीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर रॉकी बॉडीज, स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम वे एज प्लैनेट्स। ओके, सो जैसे प्लैनेट्स मून सन के अराउंड घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, उसी तरीके से जो एस्टेरॉइड्स हैं वो रॉकी बॉडीज हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बट द साइज ऑफ द एस्टेरॉइड्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स। जाहिर सी बात है, जो एस्टेरॉइड्स हैं उनका साइज छोटा है प्लैनेट्स के मुकाबले। एंड दे आर फाउंड बिटवीन द
ऑर्बिट या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मतलब एस्ट्रॉयड्स ऐसी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं एंड दे आर फाउंड बिटवीन द एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर। तो मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है या ऑर्बिट है उसी में एस्ट्रॉयड्स जो रॉकी बॉडीज हैं ये मिल पाई जाती है। ओके, और एस्ट्रॉयड्स बड़ी होती हैं साइज में मीटेरॉइड्स के मुकाबले। मतलब मीटेरॉइड्स और एस्ट्रॉयड्स दोनों रॉकी बॉडीज होती है, लेकिन जो एस्ट्रॉयड है उसका साइज बड़ा होता है मीटेरॉइड्स के मुकाबले। ओके, सो एस्ट्रॉयड्स के कुछ एग्जाम्पल है जैसे सीरीज, बेनू, ये सब एस्ट्रॉयड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीटेरॉइड्स। सो मीटेरॉइड्स भी रॉकी बॉडीज होती हैं एस्ट्रॉयड की तरह, बट meteoroids are smaller pieces of rocks as compared to asteroids and they move around the sun। जैसे एस्ट्रॉइड्स मूव करते हैं सन के अराउंड, उसी तरीके से meteoroids मूव करते हैं सन के अराउंड। ओके, सो these meteoroids originate from asteroids, comets and are found throughout the solar system। मतलब एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं meteoroids। ओके, और कॉमेट्स के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो meteoroids बनते हैं एंड दे आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम। तो ये जो मीटेरॉइड्स हैं जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना, तो फ्रिक्शन की वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से ये मीटेरॉइड बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। सो ड्यू टू फ्रिक्शन दे बर्न क्रिएटिंग अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, जिसे हम मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे अर्थ में ये मीटेरॉइड्स घुस जाते हैं और अर्थ में फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में ये जल जाते हैं और हमें बर्न ऐसा दिखता है कि कोई पत्थर जलता हुआ आ रहा है, उसे हम शूटिंग स्टार या फिर मीटियोर भी कहते हैं। और जब ये मीटेरॉइड्स सब पार करके, एटमॉस्फेयर पार करके, जलने के बाद में भी एटमॉस्फेयर को पार करके ज़मीन पे जब गिरते हैं तो उसे हम मीटेरॉइड कहते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस है मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटेरॉइड में। जब ज़मीन पे गिर जाते हैं तो उसे हम मीटेरॉइड कहते हैं। हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में। तो कॉमेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज होती हैं, बट दे आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस। मतलब ये रॉकी बॉडीज होती हैं लेकिन दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। ओके, एंड दे कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो डस्ट एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स की तरह ये भी सन के अराउंड घूमती रहती हैं कॉमेट्स, लेकिन दे आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस। ये फ्रोजन गैसेस से बनी रहती हैं। इसी वजह से जब ये कॉमेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो जब ये सन के करीब आती है ना, सूरज के करीब आती है, तो सूरज की गर्मी से इसके जो गैसेस हैं वो रिलीज हो जाते हैं और डस्ट जो ये फ्रोजन गैसेस है रिलीज हो जाते हैं और ये पिघल जाती हैं। ओके, सो मैंने कॉमेट ऑर्बिट्स क्लोज टू द सन, इट हीट्स अप एंड रिलीजेस गैसेस एंड डस्ट, क्योंकि ये फ्रोजन गैसेस से बनी होती हैं। ओके, गर्मी से रिलीज हो जाती हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। ओके, सो गैलेक्सी जैसे हम कहते हैं हमारा जो अर्थ है सोलर सिस्टम का पार्ट है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसे कहते हैं? तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स, सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट। मतलब कोई गैलेक्सी है, इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं, कॉमेट्स रहते हैं, एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, प्लैनेट्स रहती हैं और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स रहते हैं। ओके, सो गैसेज और डस्ट भी रहते हैं गैलेक्सी के अंदर। मतलब गैलेक्सी एक बड़ी बॉडी है सोलर सिस्टम से ज़्यादा। सो आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और अभी हम ये जानते हैं कि हम जब ऐसे चमकीली रात को एक कभी कभी देख पाते हैं कि वाइटिश ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट, मतलब ऐसा दिखता है कि हमें एक ऐसा आसमान में दरिया दिखता है कि बहुत सारे चमकीले, एक नदी बह रही है चमकीले ऑब्जेक्ट्स की। तो वी कैन सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड, जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। सो इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, जो कि हम देख पाते हैं एक जैसे लगता है कि चमकीली कोई नदी बह रही है। तो इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स जो कि हम आसमान में रात में देख पाते हैं। सो इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज कॉल्ड एज आकाश गंगा। मतलब आकाश के अंदर जो चमकीली नदी बह रही है लाइट की, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं, बिकॉज इट वॉज इमेजिन्ड एज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इसी वजह से हम इसे आकाश गंगा कहा करते थे। ओके, अभी हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जानेंगे इस चैप्टर में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 6th क्लास की, जिसका नाम है यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स जैसे कि गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड की, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ओके, सो द यूनिवर्स रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग बोथ इन टाइम एंड स्पेस। मतलब टाइम और स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में सब कुछ आ जाएंगी। तो यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट एंड दैट वी कैन इमेजिनली थिंक ऑफ। ओके, so these were the few things in this chapter 1 of class 6 geography. I hope you understood it. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye and subscribe to my channel.